ऐसे स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 रहेगा, ठीक है। जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 2 है, दृष्टि आईएएस यहाँ पर जो क्लासेस है इसका यहाँ पर टेस्ट पेपर है ये, टेस्ट नंबर 2, राइट। पहला पेपर मैं ऑलरेडी आपको यहाँ से करा चुका हूँ। पहले पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिए थे, ठीक है। यहाँ से जो टेस्ट नंबर 2 देखेंगे, टेस्ट 2 भी यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे, राइट। तो यहाँ से देखो जो टेस्ट नंबर हमारा 2 है, इसमें आपका जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्या क्या टॉपिक है इसमें टॉपिक आपके हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ज्योग्राफी के आपके यहाँ से 109 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के यहाँ से 41 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से अभी यहाँ से मैं आपको कराऊंगा 75 क्वेश्चन, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें भी 75 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो यहाँ से एकदम लेटेस्ट टेस्ट है, 25/02 इसका कोड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 25 मतलब होता है जो 2025, और यहाँ पर टेस्ट नंबर 2, ठीक है, GS1, और यहाँ पर समय 2 घंटे। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है भारत में शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी जेट स्ट्रीम के निर्वाचन के कारण कौन सी यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ से ये हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी, राइट। शीत ऋतु के दौरान जो उस हमारी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसके ऊपर लगभग 8 किलोमीटर यहाँ पर जो ऊंचाई हो उस पर एक पश्चिमी जेट की जो स्ट्रीम गति है वह बहती है, और जब ये स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप की ओर यहाँ पर बढ़ती है तो ये विशाल हिमालय अवरोध से टकराती है, जिससे क्या होता है ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा हिमालय जो पर्वत श्रेणी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी अपनी अत्यधिक ऊंचाई और विशालता के कारण यहाँ पर एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है, जिसे स्ट्रीम या जेट स्ट्रीम के विभाजित होना माना जाता है। डी यहाँ से करेक्ट है पहले का। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी युग में यहाँ पर बोला है सुमेलित नहीं है एल्युमिनियम संयंत्र जो राज्य है उसके बारे में, ठीक है। जो यहाँ पर सही नहीं है वो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका रत्नागिरी, ये गुजरात, राइट। रत्नागिरी आपका यहाँ से हो जाएगा, ये वास्तव में गुजरात में नहीं बल्कि यहाँ पर महाराष्ट्र में स्थित है, और ये बड़े एल्युमिनियम संयंत्र के लिए नहीं जानी जाती है। यहाँ से गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा जो गलत स्टेटमेंट है ये सी गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। रेणुकूट उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ और रंगूल उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही नहीं बताता है, गलत बता रहा है। कौन सा बता रहा है गलत, आंसर हो जाएगा तीसरे का कुद्रेमुख। कुद्रेमुख किधर है, तमिलनाडु में, ये यहाँ पर इसमें स्टेटमेंट में बता रहा है, ठीक है। जबकि कुद्रेमुख हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वास्तव में कर्नाटक के चिकमंगलुरु यहाँ पर जिला है उसमें स्थित है, तमिलनाडु में नहीं है, राइट। तमिलनाडु में नहीं है, ये हमारा पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता के जो परिदृश्य है उसके लिए प्रसिद्ध है, और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी यहाँ पर जोड़ा गया था। आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए कूट 1 सूची 1 सूची 2 है, तांबा खनन क्षेत्र और राज्य यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला खेतड़ी बोला है, खेतड़ी आपका हो जाएगा, और दूसरा है मजालखंड, रक्सा, बेला, डीला। कौन कौन से मैच करते हैं इसको, खेतड़ी यहाँ पर हो जाएगा इसमें राजस्थान में, राइट। तो पहला हमारा जो यहाँ से ए का 2 हो जाएगा। दूसरा मलाजखंड मध्य प्रदेश, देश की सबसे बड़ी बेस मेटल खदान यहाँ पर है, ये एक प्रमुख ओपन पिट यहाँ पर तांबा खनन क्षेत्र है। तो हमारा मजालखंड हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और रखा यहाँ पर है, तो रखा क्या होगा, रखा आपका झारखंड, ये पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है, ठीक है। तो हो जाएगा ये बेलाडीला जो आपका है ये यहाँ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4th का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है मैचिंग। 5वां नंबर, ध्रुवीय जलवायु के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी से प्रभावित होती है, ये ध्रुवीय जो होती है उच्च दाब पट्टी से प्रभावित होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ध्रुवीय जलवायु है अत्यंत शीत तापमान से युक्त होती है, और ये मुख्यतः ध्रुवीय उच्च जो दाब पट्टी उससे प्रभावित होती है। ये पट्टी शीत वायु के जो नीचे उतरने के कारण बनती है, जिससे क्या वायुमंडलीय दाब काफ़ी ऊपर रहता है, हाई रहता है। पहली बात सही है। दूसरी बात, जब जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में छोटी और शीत ऋतु में होती है, जब जलवायु हमारी ग्रीष्म ऋतु में छोटी और शीत ऋतु में जबकि होती है, जिसमें शीत ऋतु में लंबी और अत्यधिक शीत होती है इसमें, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जिस क्षेत्र में हमारे शुष्क स्थिर परिस्थितियाँ होती है और यहाँ पर न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है, यहाँ की जलवायु में लंबी कठोर सर्दियाँ होती हैं, जिसमें तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। और यहाँ पर जो छोटी गर्मी होंगी इसमें क्या होगा, तापमान 10 डिग्री से ऊपर भी चला जाएगा। तो ऐसा जो सेकंड वाली बात है ये करेक्ट है, पहली वाली बात भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बात एकदम करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखते हैं इसमें क्या दिखा है। 5वें का दे रखा है आंसर, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों बातें सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 6, वायुदाब के ऊर्ध्ववर्ती जो वितरण है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं,
वायुदाब की ऊंचाई के साथ स्थिर रहता है। वायुदाब है ऊंचाई के साथ क्या होता है, स्थिर रहता है। पहला हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है, क्योंकि ऊपर जाते हुए वायुमंडल वायु के अणु में सघनता कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा कमी के समान दर में नहीं होता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, वायुमंडल ऊंचाई के साथ बढ़ता रहता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी गलत, क्योंकि वायुमंडल में जो कमी की दर विभिन्न कारकों पर निर्धारित करती है, वायुमंडल के तापमान पर, जलवाष्प पर और उसकी गुरुत्वाकर्षण पर। जरूरी नहीं कि यहाँ पर बढ़ेगी भी घटे भी, है ना, तो ये भी गलत हो गया। वायुदाब ऊंचाई के साथ साथ घटता है, लेकिन समान दर से नहीं घटता है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सभी तत्व हमारे ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं, जिसमें वायुदाब की कमी दर की अंतर होता है। और उदाहरण के लिए जैसे निचले वायुमंडल में वायुदाब का अधिक तेज घटना और ऊंचाई बढ़ने पर आपस में कम धीमे से हो जाना, तो सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। चौथा, वायुदाब ऊंचाई के साथ साथ अनियमित रूप से घटता बढ़ता रहता है। डी नंबर क्या होगा, डी नंबर हमारा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट है सी वाला, ये करेक्ट होगा। तो सी बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर हो जाएगा छठे का सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कोरियलिस बल जो होता है, कोरियलिस प्रभाव पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय बलों के कारण होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोरियलिस प्रभाव पृथ्वी चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी के अपनी धुरी के घूमने के कारण होता है। पहली बात गलत हो गई। फेरेल का नियम पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों के विचलन की व्याख्या करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह विक्षेपण कोरियलिस बल के जो प्रभाव है उसके प्रत्यक्ष परिणाम है। ठीक है, और फेरेल का नियम मौसम विज्ञान में इसकी जो एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति है वो बताता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत है। आंसर 7वें का पूछा है कौन सा यहाँ से सही होगा, ओनली टू बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8वां यहाँ से ईस्ट पैसिफिक राइज जो सागर नितल प्रसरण स्थल में एक है और प्लेटो की अपसारी सीमा में स्थित है, तो कौन है इसमें से। आंसर हो जाएगा 8वें का यहाँ से ये प्रशांत, कोकोस, नचका, उत्तर अमेरिकी, ये चारों हमारे यहाँ से इसका होगा, जो ईस्ट पैसिफिक राइज में जो सागर के नितल प्रसरण स्थल में एक ही प्लेट में अपसारी सीमा पर स्थित है। ठीक है, 8वें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिणी अपसारी प्रभाव के अनुसार यदि प्रशांत महासागर पर उच्च दाब और हिंद महासागर में निम्न दाब हो तो इसका क्या प्रभाव होगा। राइट, 9वें नंबर क्वेश्चन में इसका प्रभाव जो होगा ये भारत में दुर्बल दक्षिण और पश्चिम मानसून होगा। ठीक है, भारत में दुर्बल और दक्षिण पश्चिम मानसून में यह होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा 9वें का सी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि इस दाब में असंतुलन के कारण जो वायु दाब ढाल है ये दुर्बल हो जाता है, जिससे क्या होता है भारत में वर्षा लाने वाले जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी पवनों में शक्ति घट जाती है। इसका यही परिणाम है कि यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून दुर्लभ हो जाता है, ये दुर्बल हो जाता है, मतलब वीकनेस हो जाती है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा वर्षा में कमी आती है और कई बार अनावृष्टि जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे किसी भी टाइम बारिश या किसी भी टाइम बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर धूप हो गया है ना, तो ऐसे करके ये होता है। तो यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब हमारे अपसारी प्रभाव दक्षिणी प्रभाव के अनुसार होगा, यदि प्रशांत महासागर का उच्च दाब और हिंद महासागर से निम्न दाब होगा तो। ठीक है, याद रखना, ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ऐसे करके पॉइंट लिखो, ये तब होता है जब यहाँ पर ऐसे करके पॉइंट आप बना के लिख सकते हो, है ना, क्या क्या कब होता है। और E4 पेपर लेके बैठना है, जो भी मैं पेपर कराता जा रहा हूँ, E4 पेपर में कुछ जो पॉइंट आपको नहीं आते वो पेपर आप मेंशन करते रहो उस पर पॉइंट को। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप जब पेपर आएगा उस टाइम पे सब एक साथ आप रिवीजन करोगे, इसका पूरी फाइल बना लो एक तरह से E4 पेपर को लेके, या ब्रिस्टेबल करके आप एक एक करके पेपर का सेट बना सकते हो, जो आंसर है जो आपको नहीं आते सिर्फ वो क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी अभिसरण सीमा पर दोनों प्लेटें समुद्री प्रकृति की होती हैं तो निम्नलिखित में से किससे संभावित परिणाम यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, जब किसी हमारी अभिसरण सीमा पर दो प्लेटें समुद्री प्रकृति की होती है तो इनमें से संभावित परिणाम क्या होगा ये बताना है। देखो, इनका जो संभावित परिणाम हमारा होगा ये होगा जो हमारी यहाँ पर क्या बोलते हैं गर्तों का निर्माण है वो होगा। ठीक है, क्या होगा, जो गर्तों का निर्माण है वो होगा अभिसरण की सीमा जहाँ दोनों प्लेटें समुद्री महासागरीय होती है, उसमें सबसे संभावित परिणाम होता है कि यहाँ पर जो सबडक्शन होता है उसके कारण गर्तों का निर्माण होने लगता है, और जब दोनों महासागर प्लेटें आपस में टकराती हैं तो घनत्व और तापमान में अंतर के कारण एक दूसरी प्लेट के यहाँ पर नीचे धंस जाती है, जिससे हमारा गर्तों का निर्माण होना। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे आंसर नहीं कर सकते, गर्तों का निर्माण होना क्या होता है नहीं पता, पूरी एक स्टेटमेंट इसके साथ अगर इसको आप समझोगे तो जैसी आपको यहाँ से समझ आएगी, क्योंकि बीच की बात उन्होंने उठा के स्टेटमेंट में पूछ लिया ये। राइट, अपने आप अगर पूरी बात पढ़ी होगी तो ये बात ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर समुद्र से दूर स्थित स्थानों में आर्द्रता अधिक होती है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा,
पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्द्रता यहाँ पर कम होती है, अधिक नहीं होती है। ठीक है, जो हमारा जो समुद्र से दूर होते हैं तो विशेषकर महाद्वीप में आंतरिक भाग वहाँ की जो आर्द्रता है कम हो जाती है, अधिक नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र होता है समुद्र में आने वाली जो आर्द्र पवन है उससे दूर होते जाते हैं और वहाँ वातावरण अधिक शुष्क हो जाता है। पहला गलत हो गया। दूसरा, महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्र में दैनिक और वार्षिक तापमान की सीमा अधिक होती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से केवल 2 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा बल महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल माना जाता है? महासागरों को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल में से कौन माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। एक तो सौर ऊर्जा, उष्मन, पवन हो जाएगा और कोरियोलिस प्रभाव। 3 यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, 12 का जो आंसर हो जाएगा सभी यहाँ से इसके करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13, महासागरीय धाराओं के निम्नलिखित युग्मों से उनकी प्रकृति पर विचार करना है। महासागरीय धारा और प्रकृति। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, पहला स्टेटमेंट है गल्फ स्ट्रीम। राइट, गल्फ स्ट्रीम हमारा कुरोशियो धारा और अग्लुहास धारा सभी प्रमुख सतही यहाँ पर महासागरीय धाराएं जो उष्णकटिबंधीय में गर्म जल को उच्च अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम हमारा यहाँ से करेक्ट है इसका, जो बताया मैंने आपको। ठीक है, उसके बारे में लेकर, और अगला है कुरोशियो की धारा। ठीक है, कुरोशियो की धारा क्या होगा? कुरोशियो की धारा ये जापान के पूर्वी तट पर 7 उत्तर दिशा में यहाँ पर बहती है। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरी बात, अग्लुहास की धारा, ये भारतीय महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ यहाँ पर बहती है और ये सभी एक उष्ण धारा है, ना कि यहाँ पर शीत धारा है ना, मतलब ठंडी धारा है नहीं है, तो गलत हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी है? ये एक उष्ण धारा है, तो गलत हो गया तीसरा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा केवल 1 2। ये बात यहाँ से 13 की करेक्ट है। क्वेश्चन 14, वायुमंडल का केवल एक छोटा सा भाग होने के बावजूद जलवाष्प महत्वपूर्ण है क्यों? जलवाष्प यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्यों, है ना? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बादल निर्माण और मौसम की जो घटना है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है? इसको प्रभावित करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वायुमंडल में पहुंचने पर बाद यहाँ पर जो संग्रहित होकर बादलों में निर्माण करते हैं जिससे वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त हमारा जलवाष्प ऊष्मा को अवशोषित बनाए रखता है और जिससे वायुमंडल तापमान को प्रभावित कर सकता है। तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका 14 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15, तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति के निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रबल होती है? ठीक है, इसमें जो स्थिति प्रबल होगी वो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से उष्ण पवन की परत शीत पवन के ऊपर होती है। सी यहाँ से क्या होगा? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर यह घटना तब होती है जब शीत पवन की परत ऊपर जो उष्ण पवन है उसकी परत बन जाती है जिससे नीचे की जो हमारी शीत पवन है उसमें फंस जाएगी। आंसर सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में प्राय स्थिर वायुमंडलीय दशाओं में वायुमंडल में जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर गति होती है उसके कारण उत्पन्न होती है और ये तापमान व्युत्क्रमण के दौरान ऊर्ध्वाधर पवन संचलन रुक जाता है, जिससे क्या होता है जो प्रदूषक तत्व हैं वो सतह के पास फंस जाते हैं और इसमें पवन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। आंसर सी यहाँ से 15 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल द्रव्यमानों के उनके प्रमुख स्रोत क्षेत्र हैं? इनके जो प्रमुख से स्रोत क्षेत्र होंगे वो हो जाएंगे यहाँ से उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय तथा निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसी स्थितियां समानता उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ ठंडी जलवायु होती है और निम्न अक्षांशीय जो होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पर गर्म जलवायु होती है वहाँ पाई जाती है। तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय द्रव्यमानों के प्रमुख स्रोत क्षेत्र में। क्वेश्चन 17, लेटेराइट मृदा समानता भारत में किन किन राज्यों में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का, जो पाई जाएगी ज़्यादातर यहाँ से कर्नाटका, मेघालय और मध्य प्रदेश। तीनों यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटेराइट मृदा क्या होती है? देखो, लेटेराइट जो हमारी मृदा होती है ये समानता उच्च भूभागों और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये मृदाएं उष्ण एवं जलवायु जो आर्द्र होती है इनकी उसमें बनती है, विशेषकर समतल और अपर्दन सतहों पर। ठीक है, अगली बात, भारत में कर्नाटक, मेघालय और यहाँ पर मध्य प्रदेश 3 यहाँ पे जो प्रमुख राज्य हैं वहाँ पे लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मौसमी वर्षा होती है जिसके कारण लीचिंग जो होती है या पौधों के जो हमारे पोषक तत्व होते हैं झुलकर बाहर निकल आते हैं जिससे यहाँ पर मृदा कम उपजाऊ हो जाती है। आंसर हो जाएगा फाइनली 17 का डी, 1 2 3। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आपको नोट करके रख लेना, सुनना नहीं, कान से सुनते रहो, निकालते रहो। एक A4 पेपर ले लो, जो बातें अगर आपको पता है इनमें से किया ये होता है
तो उसको छोड़ दो, जो नहीं पता है उस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, तभी आपका पेपर सॉल्व करने का कोई मतलब है, तभी अच्छा होगा कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपने कुछ सीखा। वरना आपकी पेपर टाइम तक अभी टू वन पेपर सब भूल जाओगे क्या कहाँ पे सीखा मैंने, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा फेस्टिवल आने वाले हैं, वो उसमें भूल गए, कुछ अभी और यहाँ पे बीच में रहेगा तो उसमें भूल जाएंगे, ठीक है। तो माइंड में नहीं रहेगा सब चीज़, आप लिख लोगे, एक बार उसको रिवीजन मारोगे तो याद आ जाएगा, हाँ उस टेस्ट में मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, सोचिएगा सोचिए, दो वन के प्रकार और प्रमुख वनस्पति। पहला यहां पर है, पहला बोला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसमें करना क्या है देख लेते हैं, अच्छा मैच करना है इसमें, ठीक है, सोचिएगा सोचिए, दो को मैच करना है, राइट। देखो पहला हमारा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके जो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत तटीय जो क्षेत्र हैं, ऊंचे वृक्ष यहाँ पर जो लताएं होती हैं उसमें यहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे होंगे लंबे वृक्ष और लताएं, बेलें, यहाँ से इसका 3 में हो जाएगा, ठीक है, एक का 3 यहाँ से होगा। दूसरा समशीतोष्ण पर्णपाती वन, इसमें हमारे ओक, चेस्टनट, बर्च, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा समशीतोष्ण में आपका ये हो जाएगा बी का 2, है ना, देख लेते हैं एक बार, हाँ बी का 2 यहाँ से इसका सही होगा, बी का 2 और सी का ए का ये था, ठीक है। बोरियल वृक्ष क्या होते हैं, बोरियल, हाँ बोरियल वन, बोरियल जो वन होंगे ये जिन्हें टाइगर वन भी कहा जाता है, ये ठंडे क्षेत्र में पाते हैं, जहाँ इनकी लंबी कठोर शीत ऋतु के कारण पर वन की मुख्यतः शंकुधारी हो जाता है आकार इनका, ठीक है। जैसे स्प्रूस, फर, पाइन, यहाँ से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ये। अगला भूमध्यसागरीय वन क्या होते हैं, भूमध्यसागरीय वन जैसे कि इनको कैलिफोर्निया, चिली, दक्षिण अफ्रीका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें जैतून, कॉर्क और ओक के साइप्रस जैसे वृक्ष यहाँ पर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऐसे, ये आपसे बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि जो जैतून अभी हमारे हाल ही में न्यूज़ में भी था, जैतून है ना, जैतून अभी न्यूज़ में था, तो बोलते हैं कि जैतून हाल ही में न्यूज़ में था, तो इसको लेकर कि किस टाइप का वन है, भूमध्यसागरीय वन, बोरियल वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या समशीतोष्ण वन। तो क्या होगा, ये आपका भूमध्यसागरीय वन है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो जो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से मैच कर रहे हैं 18 का ए, यहाँ से मैच सही हो जाएगा। 90 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, शीतोष्ण घाट स्थल के मैदान, उस पर विचार करना है आपको। देखते हैं पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये बोला प्रेरीज, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है सही सुमेलित है पूछ रहा है, ठीक है। प्रेरीज रॉकी और ग्रेट लेक्स के बीच, ठीक है, पहला क्या होगा, पहला ना प्रेरीज जो उत्तर अमेरिका में पाया जाता है और रॉकी पर्वत ग्रेट लेक्स के बीच यहाँ पर स्थित है, पहली बात करेक्ट है। स्टेपीज क्या होगा, स्टेपीज ये यूरेशिया में स्थित है जो ब्लैक सी से लेकर मंचूरिया के वहाँ पर जो मैदान क्षेत्र वहाँ तक विस्तृत है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा वेल्ड, वेल्ड हमारा दक्षिण अफ्रीका में ड्रैगन्सबर्ग पर्वत और कालाहारी मरुस्थल के बीच स्थित है, ये तीसरा भी बात यहाँ से करेक्ट हो गई। डाउन्स क्या होता है, डाउन्स क्वींसलैंड में नहीं बल्कि यहाँ पर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के जो मर्रे डार्लिंग बेसिन है उसमें पाया जाता है, ना कि क्वींसलैंड में नहीं। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, चौथा गलत है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, ये बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन 20 यहाँ से, विश्व का बाघ प्राय भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में जोड़ा था, क्यों जोड़ा था, क्योंकि यहाँ पर जिनके क्षेत्र में फलों और मेवों की जो विविध वृक्ष उसकी खेती का समर्थन करता है। सी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में प्राय के विविध फलों और मेवों की खेती के कारण दुनिया की बागबानी भूमि के रूप में भी इसको जाना जाता है। इस क्षेत्र की जलवायु में हल्की आर्द्र जो सर्दियाँ या शुष्क गर्मियाँ यहाँ पे इसमें शामिल होती हैं और फलों को नट और मेवों की तरह खेती के लिए अत्याधुनिक प्रसिद्ध है। सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय जलमार्ग या नेशनल वाटरवेज जो है उसके साथ सही सम्मिलित तो नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो जाएगा डी, नेशनल वाटरवेज जो हमारा है जलमार्ग 68 तापी नदी पर, ये गलत हो जाएगा, है ना। क्या होगा इसका, ये नेशनल वाटरवेज हमारा 68 है, ये तापी नदी पर नेशनल वाटरवेज 100 है ना कि 68, तो ये गलत हो जाएगा, तो डी हमारा स्टेटमेंट इसका गलत है। 22, कौन सी विशेषता भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क की गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें का यहाँ से, ये जो करता है ये भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क आमतौर पर 60% से अधिक लोहे की मात्रा वाला होता है जो विश्व में स्तर पर इसे उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता में से एक बनाता है, तो सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रामसर स्थल राज्य सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, जो नहीं सम्मिलित है आंसर हो जाएगा 23 का से डी, कोल्हेरू झील तमिलनाडु, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो सही होगा वो कोल्हेरू झील रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था जो आंध्र प्रदेश में ना कि तमिलनाडु में। 24, कोयला गैसीकरण द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संगठन क्या है, इसका प्राथमिक संगठन होगा हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का। ठीक है, कोयला की जो हमारे प्राथमिक घटक है हाइड्रोजन H2, ठीक है, और आपका मीथेन CH4, राइट, फॉर्मूला भी लिख सकते हो इसके, और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO। ये हमारे क्या है, ये सब यहाँ पर दहनशील गैसें हैं, तो ऐसे ए इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 25, दक्षिण भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का यहाँ से बी, अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों में। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट। दक्षिण भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों में केंद्रित है, क्योंकि ये क्षेत्र चाय के लिए आवश्यक आदर्श कृषि जलवायु की परिस्थितियाँ निर्मित करते हैं। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से काली मिट्टी की एक प्रमुख सीमा क्या है, बताना है आपको। ठीक है, काली मिट्टी की जो प्रमुख सीमा हमारी होगी यहाँ से हो जाएगी खराब जल निकासी। ये क्या है, इसकी प्रमुख सीमा है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 26 का सी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बलुई मृदा की तुलना में जो तीव्रता जल की निकासी कर देती है और काली मृदा लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। ये विशेषता कुछ हद तक लाभप्रद हो सकती है, लेकिन जल निकासी पर्याप्त होने की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो सी क्या होगा, करेक्ट आंसर है। 27, पश्चिमी घाट को पार करते समय निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते हैं। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करेंगे उसके हिसाब से जो आंसर हमारा हो जाएगा थाल घाट। ठीक है, थाल के बाद भोर। ठीक है, थाल के बाद भोर हो जाएगा, उसके बाद आपका आएगा पाल। थाल, भोर, पाल। थाल आपका तीसरे में, भोर दूसरे में, पाल पहले में। 3, 2, 1 जो हमारा स्टेटमेंट है इसका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थाल घाट हमारा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में उत्तरी भाग में स्थित है और मुंबई को दक्कन पठार से जोड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, राइट। तो जो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा इसका 27 का बी यहाँ से मैच कर रहा है आंसर, बी मतलब 3, 2, 1। 28, मालवा का पठार निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा अपवाहित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का यहाँ से एक तो चंबल, दूसरा केन, तीसरा बेतवा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे इसके करेक्ट हैं। ठीक है, चंबल नदी विंध्य से निकलती है जो मालवा के उत्तर की ओर बहती है। केन नदी मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र निकलकर मालवा की होकर बहेगी, और बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर यहाँ पर जो यमुना की ओर बहने वाली जो पठार उसको प्रभावित करती है। ये तीनों नदियाँ हमारे मालवा पठार की जल निकासी की प्रणाली का योगदान देती है। आंसर सी, सॉरी सी नहीं मतलब तीनों, डी करेक्ट है। 29, दक्कन पठार छोटा नागपुर पठार से किसके द्वारा अलग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का यहाँ से ये अलग होता है एक भ्रंश रेखा पर। सी यहाँ से क्या होगा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार और छोटा नागपुर पठार भारत में दो अलग अलग भूवैज्ञानिक क्षेत्र हैं। ये भ्रंश एक रेखा फॉल्ट लाइन द्वारा अलग किए जाते हैं, जो पृथ्वी की परपट्टी पर एक दरार टूटने के कारण यहाँ पर चट्टानी परतों का सापेक्ष विस्थापन हुआ था। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये एक भ्रंश प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है जो दोनों पठारों को विभाजित करता है, और पर्वत श्रेणी की जो नदी बेसिन है उसके विपरीत एक भ्रंश पृथ्वी की प्लेट्स की गति के कारण उत्पन्न एक टेक्टोनिक विभाजन को दर्शाता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से जो उत्तर में इसके स्थित है ये लद्दाख श्रेणी। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 31 है फसल और सीजन, कौन कौन सी फसल कौन सी सीजन में बोई जाती है इसका यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला जौ जो हमारा एक विशिष्ट रबी की फसल है जो शीत ऋतु के दौरान उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर मंथ में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। करेक्ट है। कदन, ठीक है, ये क्या है? कदन जैसे बाजरा और ज्वार मुख्यतः रूप से खरीफ की फसलें हैं जो मानसून में उगाई जाती हैं, और जब पर्याप्त वर्षा होती है तो इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोया जाता है और शरद ऋतु में से काट लिया जाता है। सेकंड भी करेक्ट है। तरबूज आपकी जायद की फसल है जिसकी खेती रबी और खरीफ के बीच यहाँ पर अंतर में बोई जाती है, और मार्च से जून तक का यहाँ पर जो आमतौर पर इसे बोते हैं उगाया जाता है, और यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता इसमें ज़्यादातर होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से ये किसकी फसल में क्या बोलते हैं एकदम सही बोल रहा है। आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। 32, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग जो प्राधिकरण है इसके संबंध में विचार करना है। पहला, इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात एकदम करेक्ट है। इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। सेकंड बात करेक्ट है क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है ये नोएडा में स्थित है। ये एक जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारी गलत, क्योंकि यहाँ पर
ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत नहीं है, यहाँ पर ये हो जाएगा केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जो जलमार्ग मंत्रालय उसके तहत काम करेगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। 33 पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वे 600 मीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई के साथ एक सतत पर्वत श्रृंखला है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक सतत पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि यहाँ पर 600 मीटर की ऊंचाई तक एक औसत ऊंचाई के साथ सतत पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, वे महानदी घाटी के दक्षिण से नीलगिरी पहाड़ी तक यहाँ पर पूर्वी तट पर समानांतर चलती रहती हैं। सेकंड बात करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा पहला गलत था और दूसरा सही है, तो सही स्टेटमेंट बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सही है कि यहाँ पर सही सम्मिलित तो नहीं कर रहा है? जो सही सम्मिलित नहीं है 34 में, ये आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम मानसून आगे की ओर बढ़ना मई से अगस्त तक, ये बोला है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून का आधिकारिक तौर पर जून से शुरू होता है और सितंबर तक जारी रहता है, मई से अगस्त तक नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब तीनों सही है। 35 निम्नलिखित पर विचार करना है। महाद्वीपीय मार्जिन, जिग सॉफ्ट, कोयला और जीवाश्म वनस्पति का वितरण, पूरा चुंबकत्व, इनमें से किन्हें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रमाण माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से ये सभी को। ठीक है, ये सभी को यहाँ पर क्या होगा? ये महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए इसका प्रमाण मानते हैं। एक तो महाद्वीपीय मार्जिन का जिग सॉफ्ट और कोयला जीवाश्म वनस्पति का वितरण और पूरा चुंबकत्व। ठीक है, देखो जिग सॉफ्ट क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये दक्षिण अमेरिका में अफ्रीका की तट रेखाएं की एक पहेली की तरह यहाँ पर एक दूसरे की यहाँ पर जुड़ी होती है। विशेष रूप से जब महाद्वीपीय तटों पर विचार किया जाता है तो अतीत के संबंध में संकेत देती हैं ये। ठीक है, याद रखना है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। 36 महाद्वीपीय विस्थापन समुद्र तल के प्रसार और पूरा चुंबकत्व की संयुक्त व्याख्या के रूप में जाना जाता है क्या? किसके रूप में यहाँ पे जाना जाता है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जाना जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स हैं उसके व्याख्या के रूप में यहाँ पे से जानते हैं। 36 का जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, 37 अनियमित भू आकृतियाँ और आंतरिक बाह्य बलों के कारण पृथ्वी की गतिशील संतुलन को निरंतर स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो प्रयुक्त शब्द है ये समस्थानिक, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समस्थिति जो होता है शब्द हमारा जो भू परपटी द्वारा बनाए गए गतिशील संतुलन उसको संदर्भित करता है। जो अनियमित हमारे स्थल रूपों को भूवैज्ञानिक बलों की जो प्रति यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है उसके स्वरूप बनाए रखने का पर रखा जाता है, उसको समस्थानिक या समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समस्थितिक या समस्थानिक कहते हैं। 38 पूर्वांचल शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है ब्रह्मपुत्र घाटी के आगे जो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ हैं इनको संदर्भित करता है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वांचल शब्द ब्रह्मपुत्र घाटी से परे हमारे जो पूर्वोत्तर भारत की स्थित पहाड़ियाँ इसको संदर्भित करता है। ये पहाड़ियाँ दक्षिण अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सहित पर कई राज्यों में फैली हुई है, तो बी यहाँ से क्या होगा? 38 का आंसर हो जाएगा। 39 नंबर यहाँ से भाबर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा कथन सही होगा? ठीक है, इसमें देखो जो सही कथन हमारा है देखते हैं इसको। पहला, इसमें सूक्ष्म जलोढ़ निक्षेप होते हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म नहीं होते, इसमें काफ़ी मोटे यहाँ पर जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा सही आंसर होगा ऐसे इसका ये हो जाएगा, इस क्षेत्र में धाराएं प्राय भूमिगत हो जाती हैं। ठीक है, धाराएं प्राय क्या होती हैं? ये भूमिगत हो जाती हैं। राइट, तो तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है सी वाला, ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र स्थित है, जहाँ भाबर का भूमिगत जल से जल फिर से निकलता है और यहाँ पर जिससे तराई दलदली और उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका भाबर क्षेत्र के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर उत्तरी भारत की युवा जो हमारे वलित पर्वत है उसकी विशेषता नहीं बता रहा है? हमारे जो उत्तरी भारत की युवा वलित पर्वत है उसकी विशेषता में से कौन नहीं बता रहा है? आंसर हो जाएगा 40 का यहाँ से ये एक समान ऊंचाई वाले धीरे धीरे ढलान वाले भूभाग, क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा है। राइट, क्योंकि यहाँ पर वे ढलानों की विभिन्नता वाले इसको प्रदर्शित करते हैं और एक तरफ जो हमारी खड़ी ढलान होती है और दूसरी तरफ एक समान भूभाग जो हमारी विपरीत कोमल ढलान होती है उसको संदर्भित करते हैं। ठीक है, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं करते हैं इसको। ठीक है, एक समान ऊंचाई धीरे धीरे ढलान वाले भूभाग ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत होते हैं वो और कोमल ढलान वाले होते हैं। विपरीत मतलब ऊंचाई ढलान एक समान नहीं होते हैं, ये कोमल मतलब आराम आराम से जो ढलान करते हैं उसके हिसाब से होते हैं। ठीक है, एक समान ऊंचाई के ढलान वाले नहीं होते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एकदम
बेसिक पॉइंट पूछा है, मतलब जहाँ डीप जाके वो क्वेश्चन पॉइंट दिया है इसमें, ठीक है। 41, उत्तर पश्चिम में स्थित निम्नलिखित में से किस पर्वत दर्रे ने भारत और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के रूप में काम किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का यहाँ से ये किया है खैबर दर्रा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। इसने मध्य एशिया के विभिन्न व्यापारिक जो हमारे आक्रमणकारी और यात्रियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो रणनीतिक प्रवेश बिंदु के रूप में काम किया था, ठीक है। खैबर दर्रा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रों में से एक रहा था। 42, श्रीलंका को निम्नलिखित में से क्या भारत से अलग करता है? ये अलग करता है यहाँ से मन्नार की खाड़ी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट। पाक जलडा मुरबत और मन्नार की खाड़ी यहाँ से अलग करती है भारत के रूप में 2 संकीर्ण जल निकायों को लेकर, तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर है इसमें। 43, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का यहाँ से जो डेल्टा बनाती है ये महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का, ठीक है। भारत की पूर्व में जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ अधिकांश नदियाँ क्या है बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और उससे पूरे यहाँ पर ये डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 44 है, भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला 44 का पहला है, भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान मूल रूप से एक भू समकालिक अवसाद था जो हिमालय पर्वत के निर्माण में तीसरे चरण के दौरान काफ़ी विकसित हुआ था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरी बात, इस मैदान में जलोढ़ निक्षेप की औसत गहराई 100 से 200 मीटर तक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इस निक्षेप की वास्तविक जो औसत गहराई है 1000 से 2000 मीटर तक होती है, ना कि 100 से 200, तो गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है और दूसरा गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा, पूछे सही कौन सा, तो केवल एक सही है, ए यहाँ से 44 का आंसर है। 45, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ से ये जिंदगढ़ा, सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जिंदगढ़ा जो है चोटी ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 1690 मीटर है, सी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46, हिमालय पर्वतमाला का अभिविन्यास विभिन्न क्षेत्रों में बदलता रहता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिमालय मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम की दिशा में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का सी, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 47, भारत के उत्तरी मैदानों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भाबर क्षेत्र शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है और एक संकीर्ण पेटी है जहां नदियां गोलास में जमा करती हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, तराई पेटी मुख्य रूप से एक शुष्क क्षेत्र होता है जो भाबर के दक्षिण में स्थित है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड गलत, क्योंकि तराई भाबर क्षेत्र ये भाबर के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, जो हमारे भाबर के दक्षिण में स्थित है और जिसकी अनुमानित चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 20 किलोमीटर होती है। और ये लुप्त नदियाँ तराई प्रदेश के धरातल में निकट प्रकट होती हैं और इनकी जो निश्चित वाहिकाएँ हैं वो यहाँ पर नहीं होती हैं, निश्चित वाहिकाएँ इसमें नहीं देखी जाएंगी, राइट। और ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसकी दलदली स्थिति क्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार ये एक शुष्क क्षेत्र नहीं माना जाता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये शुष्क क्षेत्र नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 47 का। पूछा क्या है? पूछा कौन सा सही होगा, तो सिर्फ एक सही है, दूसरा गलत था। आगे देखते हैं 48 नंबर। 48 है, प्रायद्वीपीय पठार और इसके आसपास की जो विशेषता हैं उसके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही होगा, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला बोला इसमें पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक अविरत ऊंचाई पर स्थित है। गलत है क्योंकि अधिक अविरत ऊंचाई पर स्थित नहीं है, गलत हो जाएगा। आंसर जो करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है और ये अधिक अविरत भी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा डी 48 का, ठीक है। पश्चिमी घाट हमारा जो है दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा में बनाता है जो स्वयं प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। पूर्वी घाट जो हमारा है ये पश्चिमी घाट की तुलना मतलब पश्चिमी घाट जो हमारा पूर्वी घाट की तुलना में अधिक अविरत और ऊंचा है। इसकी तुलना में औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर से और उत्तर दक्षिण की ऊंचाई की बढ़ती जाती है, जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट बताया था, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा सही स्टेटमेंट होगा यहाँ से होगा ये डी स्टेटमेंट इसका है। जो प्रायद्वीपीय पठार के आसपास की जो विशेषता है इसमें पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है और ये अधिक अविरत है।
ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। या अगर आपको नहीं पता है बात तो पॉइंट बना के आप इसको लिख सकते हो। 49 विचार करना है इस पे। भारतीय मरुस्थल की विशेषता शुष्क जलवायु, कम वर्षा, बहुत अनुदैर्घ्य रेतीले टीले के बरखान होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लूनी नदी जो भारतीय मरुस्थल के उत्तरी भाग से होकर बहती है एक अल्पकालिक नदी है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि लूनी जो नदी है, लूनी नदी जो मरुस्थल दक्षिणी भाग में उत्तरी में नहीं होकर बहती है, ये बोला है उत्तरी में होकर बहती है, उत्तरी में नहीं, क्या कहाँ पर बहती है? ये दक्षिणी भाग में होकर बहती है और ये अल्पकालिक है, जिसका अर्थ है कि ये केवल बरसात के मौसम में बहेगी। ठीक है, तो आंसर हमारा दो गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी में नहीं होगी। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो केवल एक, ए यहाँ से 49 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरीय रेडियल अपवाह के प्रतिरूप का एग्जाम्पल बताती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सोन नदी। सोन नदी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसको। पहला है झेलम। झेलम आपका हो जाएगा पीर पंजाल में वेगी नागझील, वेरी नागझील है ना, पहला इसका मैच हो गया ये। दूसरा चिनाब। चिनाब का हो जाएगा चंद्रभागा और संगम। ठीक है, ब्यास किधर होगा? ब्यास आपका हो जाएगा ये रोहतांग दर्रे के निकट, और सतलुज किधर होगा? सतलुज आपका हो जाएगा ये मानसरोवर के निकट अच्छा स्थल। आंसर हमारा 51 का क्या होगा? ए यहाँ से सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से पंचप्रयाग पवित्र संगमों को उत्तर से दक्षिण की ओर पर सही क्रम में लगाना क्या होगा? ठीक है, सही क्रम में लगाते हैं, देखते हैं इसको। पहला आपको हो जाएगा यहाँ से विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा आपको हो जाएगा यहाँ से, तीसरा होगा कर्ण प्रयाग। ठीक है, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग। सभी एकदम सही मैच कर रहे हैं, सही से लिखे हुए हैं। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 बी स्टेटमेंट जो है हमारा इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर 52 का। 53 निम्नलिखित में से कौन नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से नहीं है? ठीक है, नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। ऐसे ये जो नहीं है इसमें सी स्टेटमेंट बांध निर्माण। ठीक है, यहाँ से इसका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 53 का। यहाँ पर नहीं था बांध निर्माण, बाकी सब आपके करेक्ट हैं। 54 नर्मदा और तापी नदियाँ निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विशेषता जुड़ी हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 से यहाँ से इसका ये रिफ्ट घाटियाँ। ठीक है, नर्मदा और तापी नदियाँ भारत की जो हमारी कुछ नदियों में से हैं जो हमारी पश्चिमी की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, जबकि अधिकांश भारतीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, राइट। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो ये बोल रहा है इसमें, जो रिफ्ट यहाँ पर बोल रहा है कि रिफ्ट घाटियाँ है ना, रिफ्ट घाटियाँ जो हमारा हो जाएगा यहाँ से, इसमें ये जो नर्मदा तापी है इसकी किस भौगोलिक सीमा से जुड़ा, तो हमारा रिफ्ट घाटियों से यहाँ पर जुड़ी हुई है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये नदियाँ भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ये रिफ्ट घाटियों जो विवर्तनिक प्लेट है उसके संचलन के कारण जो गहरे हमारे लंबे भूतल होते हैं उसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी, उससे निकलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बात याद रखना है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 54 का। 55 एल नीनो परिघटना के बारे में निम्नलिखित में से मानसून को इसके प्रभाव के संदर्भ में बताने कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा? पहला 55 का पहला बोल रहा है एल नीनो पेरू के तट के निकट एक समुद्री धारा के प्रकट होने से जुड़ा है जो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण को बाधित करता है और समुद्री विविधता में ह्रास करता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात, प्रबल एल नीनो की परिघटनाएं भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन को विलंबित कर सकती हैं और मानसून वर्षा को दीर्घकालिक पूर्वानुमान को प्रभावित कर सकती हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या है? एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 56 नंबर, 56 यहाँ पर अभिकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। पहला इसमें बोला है हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप की लिए एक जलवायु अवरोध है, बैरियर का काम करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ पर सही बोल रहा है। दूसरी बात, ये मध्य एशिया से आने वाली जो शीत पवन है इसको रोकता है और मानसूनी पवनों को उपमहाद्वीप के अंदर अपनी नमी छोड़ने के लिए पर बाध्य करता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों बातें जो हमारी हैं ये स्टेटमेंट एकदम अभिकथन है, अभी और कारण की बातें एकदम सही बताती हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। ए हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है। 57 अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संबंध में विचार करना है कि कौन सा कथन यहाँ से सही होगा। ठीक है, इसके बारे में जो सही कथन है ये हमारा हो जाएगा 57 में
ITCZ भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। ठीक है, आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था इनमें से जो ITCZ के तहत जो हमारा कौन से परिस्थितियां पर उत्पन्न करती हैं, कौन सी दक्षिण पश्चिम मानसून की यहाँ पर जो अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, ऐसे करके क्वेश्चन ये पूछ सकता था। तो क्या होगा 57 का बी हमारा अंतर्वर्षीय के बारे में करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। 58 भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का वराही नदी पर। ठीक है, वराही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी स्टेटमेंट 58 का। यह वराही नदी द्वारा निर्मित होता है जो पश्चिमी घाट से निकलती है और घने वनाच्छादित क्षेत्र से बहते हुए जलप्रपात के रूप में लेती है। क्वेश्चन 59 क्या करना है इसमें 59 में? अच्छा, इसमें मैच करना है। ठीक है, देखते हैं। यहां पर देखो विशेषता क्षेत्र बोला है और स्थानीय वर्षा बोला है। ठीक है, मैच करते हैं इसको। देखो पहले यहां पर है, ऊपर कर लेते हैं। इसमें आंसर इसका क्या होगा 59 कौन कौन से मैच कर रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 59 में हो जाएगा। देखो पहला हमारा जो है यहाँ पर मैंगो सावर। ठीक है, मैंगो सावर जो हमारा आम जिसको वर्षा बोलते हैं, ये हमारा कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्र में मानसून होने के कारण पर जो आमों की पकने के सहायक होती है। तो यहाँ से ये मैच हो गया। ब्लॉसम सावर क्या होता है? ब्लॉसम सावर केरल में गर्मियों की शुरुआत जो हमारी कॉफ़ी के फूलों के यहाँ पर खिलने को ट्रिगर करती है। ठीक है, तो ये कौन से स्टेटमेंट में होगा देख लेते हैं। ब्लॉसम सावर हमारा हो जाएगा केरल में कॉफ़ी वाला, यहाँ से चौथा वाला सही है ना। और देखते हैं, ये दोनों हो गए। उसके बाद बोरदोसिला क्या बोला है? बोरदोसिला जो भी लिखा है इसको, ये क्या होगा? ये हमारा असम में संध्या काल के दौरान होने वाला जो भीषण तूफान है उसकी परिघटना बताता है, चाय जूट के जो धान है उसको लेकर के। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा। उसके बाद लू क्या होता है? लू उत्तरी मैदान में पंजाब से होकर बिहार तक यहाँ पर चलने वाली हवा है, उसको लू ऊपर था उसके बारे में मैच कर लो। बाकी मैंने बता सब दिए, आप एक बार इसको देख के अपने हिसाब से मैच कर लो कि आंसर क्या है। 1 2 3 4 1 2 ये दिए। ठीक है, और तीसरा चौथा ये दिया है, तो मैच जो करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से मैंने जो बताया आपको ए स्टेटमेंट इसका सही मैच करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। करकट तेलहर और मुखा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का, ये स्थित है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में विस्तृत कैमूर पहाड़ियों में स्थित है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है। 61 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय कंटक वनों से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो संबंधित नहीं है इसका, ये हिमाचल प्रदेश, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बायोस्फीयर रिजर्व का सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? सही सम्मिलित जो नहीं कर रहा है आंसर हो जाएगा 62 का बी, दिहांग दिबांग असम। ठीक है, यहाँ से इसका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, दिहांग दिबांग जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ना कि असम में। 63 निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ यमुना नदी के बाएं तट से मिलती हैं? बाएं तट से मिलती हैं कौन होंगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का यहाँ से स्टेटमेंट इसका सी, यहाँ पर रिंद, सेंगर और वरुण, सी यहाँ से इसके यमुना नदी के बाएं तट से मिलती है, सी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दाएं तट से क्या मिलेंगी? दाएं तट से जो सहायक नदियाँ होंगी वो मिलेंगी आपकी चंबल, सिंध और बेतवा। ठीक है, याद रखना है। 64 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पहाड़ियाँ पलक्कड़ दर्रे पूर्ण दक्षिण में स्थित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का डी, कार्डेमम इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 65 निम्नलिखित में से नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर किस प्रकार व्यवस्थित करना है बताना है आपको। देखो यहाँ से जो पूर्व से पश्चिम को व्यवस्थित करेंगे आंसर इसका हो जाएगा 65 का। एक तो सतलुज, दूसरा व्यास, तीसरा रावी, चौथा चिनाब, पांचवा झीलम, सब एकदम सही तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर लगाई गई हैं। ठीक है, एकदम सही सेट है यहाँ पर ये। आंसर क्या हो जाएगा 65 का, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 66 यहाँ से निम्नलिखित में से हिमालयी पर्वतों को शिखरों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो देखो पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर एकदम सब सेट हैं ये। ठीक है, सेट लगी हुई है। कौन सा? पहला कामेट पर्वत, दूसरा नंदा देवी, तीसरा धौलागिरी, चौथा माउंट अन्नपूर्णा। चारों करेक्ट हैं, सही एक दूसरे से, तो आंसर हो जाएगा सही यहाँ पर मैच करें डी। अगला देखते हैं 67 निम्नलिखित में से कौन सा चोटी निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का यहाँ से ये माउंट थुलियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन
68 कौन से दो द्वीप समूह हैं जो हमारी 9 डिग्री चैनल को अलग होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का यहाँ से ये बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। सुहेली, पारद्वीप और मिनिकॉय द्वीप यहाँ पर जो है 9 डिग्री से अलग होते हैं। 69 1994 में अपनाई गई योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? प्राकृतिक आपदाओं के लिए समन और तैयारी से। इससे करेक्ट है यहाँ से सी। 70 नंबर नीचे दिए गए विकथन ए और कारण आर। अक्टूबर और नवंबर में दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा वाले महीने में होती है। ठीक है, तो पहला क्या होगा 70 का? पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से रहेगा इसका ये करेक्ट है। दूसरा, अंडमान सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस अवधि के दौरान अक्सर भारत से पूर्वी तट में टकराते हैं। ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। आंसर हमारा ए इसका करेक्ट होगा और इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं। क्वेश्चन 71 भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का, ये किया गया था कन्नूर केरल में। 72 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तत्परता और निवेश स्कोर उल्लेखनीय यहाँ पर गिरावट की यहाँ पर 2023 में उसकी तुलना में 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग में गिरावट आई है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से 72 की रहेगी, ये करेक्ट है। दूसरी बात, निवेश और विकास श्रेणी में अपने शीर्ष प्रदर्शन के कारण सिंगापुर 2024 में सूचकांक में पहले स्थान पर है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये सिंगापुर दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड यहाँ पर पहले स्थान पर हो जाएगा। आंसर हमारा सही पूछा तो 1 केवल एक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो 72 तक मैंने आपको करा दिया। 73 से मैं आपको पार्ट नंबर 2 में करा दूंगा। 73 से 150 क्वेश्चन तक मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। यूपी पीसीएस का जो दृष्टि है इसका टेस्ट है ये। ठीक है, बाकी देखते रहो, कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ पर क्या करना है, जो मैंने आपको पेपर कराया उसमें जो टॉपिक आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं लगे वो उनको टॉपिक उठाना है, जो आपके बुक या मैगजीन जो भी है, जो भी मटेरियल है उससे पढ़ना है, वो टॉपिक को कवर करना है। और उसके बाद जो अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे परसों अगला फिर से, इसके बाद अगला पॉइंट वो भी आपको ऐसे कवर करना है। और जितने यूपी पीसीएस के करा चुका हूँ वो भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। और यूपी पीसीएस का मैं मेंटरशिप भी चला रहा हूँ। ठीक है, एकदम फ्री है। मैं डेली इसमें टॉपिक देता हूँ, क्या क्या टॉपिक आपको रोज पढ़ना है। इसके साथ साथ ये पढ़ो, प्लस आपको जो मैं टॉपिक देता हूँ रोज वो भी आपको रोज कवर करना है। बाकी कुछ और इससे पूछना है इससे ज़्यादा तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।